जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन जो है, वो भारत के इतिहास में एक वॉटरशेड मोमेंट की तरह है और आप ये सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? वो इसलिए कि एक तरफ भारत की जो नेवी है, उसने बोल्ड टारगेट सेट किया है और वो टारगेट ये है कि बाय 2030 इंडिया विल हैव कैपेबिलिटी टू लॉन्च 300 ब्रह्मोस मिसाइल साइमल्टेनियसली। और दूसरी तरफ आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों स्टेल्थ फ्रिगेट जो है नेवी में शामिल हो गए हैं और एक क्लियर जो सिग्नल है वो कि इंडिया की जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो रही है और जो इंडिया है वो अपनी नेवल सुप्रीमेसी को आगे बढ़ा रहा है और मजबूत करता जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये जो डेवलपमेंट्स हैं, वो उनकी समय सीमा और जो इंडियन ओशन रीजन में जो भारत की सुप्रीमेसी है, डोमिनेंस है, वो उसमें कितना मददगार साबित होंगे और कई सारे और बड़े सवाल इस चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। 300 ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ फायर करने की कैपेबिलिटी, क्या हम इसे इंडियन ओशन जो रीजन है उसमें न्यूक्लियर जो सब्स्टिट्यूट है उसका मतलब एक डिटरेंट बन सकता है? देखिए ये बहुत ही एक तरह से अप्रत्याशित है। मैंने भी नहीं सोचा था कि भारत सरकार ऐसा कोई डिसीजन लेने वाली है। पर जिस हिसाब से हमारे जितने भी फ्रिगेट्स हैं, हमारे जितने भी वॉरशिप्स हैं, उसके अंदर बताया जाता है कि जो नए वॉरशिप्स है उसमें 16 ब्रह्मोस लगाए जा सकते हैं। ओल्ड जो उमेश वॉरशिप्स जी, है इसमें उसमें एक इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ। क्या ये जो वॉरशिप्स हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि अभी एक तरह से चाइना इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा जो खतरा है भारत को पाकिस्तान से है और टर्की से, क्योंकि टर्की भी एक तरह से एक इंडियन ओशन रीजन में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत का जो एरिया है आईओआर, उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी बनाने के रखनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हमें मालूम पड़ा है कि हमें एक तरह से जो रिज़र्व्स मिले हैं, पेट्रोलियम रिज़र्व्स मिले हैं $20 ट्रिलियन के, फिर रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो इन सी बेड पे है, तो कहीं न कहीं हमें अपनी सिक्योरिटी भी करनी ज़रूरी है। सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपके पास ऐसे ही लोग नहीं आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत सरकार अगर किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को बुलाना चाहती है, तो वो देखेगा कि क्या सुरक्षा आपने की करके रखी है। सिमिलर सुरक्षा हमने बॉम्बे हाई के लिए भी करके रखे हैं। हमने जामनगर के अंदर भी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो बॉर्डर के पास है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई है, तो भारत सरकार ने उनको सिक्योरिटी गारंटी कुछ ना कुछ दी होगी। सिमिलरली ये जो स्टेप है, इससे क्या होगा, दुश्मन को एक मैसेज जाएगा कि भारत की जो सीमा है, भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, जो जो कोस्टल लाइन है भारत की 7,500 किलोमीटर की, उससे थोड़ा बच के रहिए। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है और इसकी के लिए आपने देखा है कि किस हिसाब से आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का भी भारत के जो नेवी में इंडक्शन किया गया। ये टोटली डिज़ाइन किया है इंडिया में और टोटली इन हाउस बिल्ड किया गया है। इसमें एक वॉरशिप बिल्ड किया है मैज़ेगन डॉक्स ने और सेकंड जो बिल्ड किया है गार्डन बीच ने। जी, मैं इन वॉरशिप्स पे आपसे बात करने ही वाली थी। उमेश जी, जो ट्विन ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, इनकी हम बात करें जो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, इनकी जो नेवी में हमने आपने इंडक्शन की बात की, साथ ही ये है कि इंडियन नेवी के जो डॉक्ट्राइन है, वो किस तरह से रिडिफाइन करेगा ये इसके बाद? देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमें अपना जो इकोनॉमी है, हमारा कोस्ट लाइन को तो हम सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा हम बाहर की देशों में जहाँ पे आप समझ लीजिए हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं मॉरिशस से, हम वहाँ पे भी जाके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। और ये देख लीजिए कल बाय चांस मान लीजिए मालदीव्स में होता है कुछ, तो भारत के अगर इंटरेस्ट होते हैं, तो भारत उधर भी जाके को सपोर्ट कर पाएगा। अब आपके पास सुपरसोनिक मिसाइल से लेंस होगी मिसाइलें,
तो आप ये देखेंगे कि कोई भी भारत की सीमा में आने की कोशिश नहीं करेगा। अभी हमने अग्नि जो 5 सीरीज़ है उसको टेस्ट किया था। तब हमने देखा था कि यूएस ने अपनी वॉरशिप भेज दी थी, एक तरह से स्पाई शिप भेजा था उसको ऊपर जासूसी करने के लिए। हमने हमेशा देखा है कि चाइना ने हम्बनटोटा फोर्ट यूज़ किया है हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए। अगर उनको मालूम रहता है कि भारत के पास ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, जो और भी दूसरी मिसाइल्स है जो उनको हर्ट कर सकती है, दे विल डेफिनिटली ट्राई टू अवॉइड इट। ये सब जो मिसाइल्स बनाते हैं ना, ये डिटरेंस के लिए बनाते हैं। जब तक आपके पास नहीं होती है, तो दुश्मन आपको कमज़ोर समझता है। जिस दिन आ जाती है, वो आपसे डरता भी है। और एक चीज़ है, इसके जो हमारे पास जो आईएनएस है उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि है, ये एक तरह से स्टेल्थ फ्रिगेट है और बताया जाता है कि ये सरफेस टू एयर, सरफेस टू वाटर और सरफेस टू जो लैंड है, सारे टाइप के वॉरफेयर के लिए उपयुक्त है। इसमें बहुत टाइप के तो मिसाइल्स लगे आयुषी, हुए हैं। हम जानते हैं कि ये जो ट्विन स्टेल्थ फ्रिगेट्स की बात हम कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत, सॉरी आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, इसको हम अगर देखें, जो भारत का ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, उसके अंदर अगर हम डिफेंस प्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो क्या भारत को हम अभी एक ब्रेक थ्रू पॉइंट पर देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो मेरा ये मानना है कि भारत ने अपना जो मराइन सिस्टम्स है, जो अभी देश के अंदर सारे जो फ्रिगेट्स है, वॉरशिप्स है, मैक्सिमम वो चाह रहा है कि देश के अंदर ही बने। जो लास्ट वॉरशिप हमको मिली थी, आईएनएस टुफेल शायद मिली थी, उसको लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो कैलिनग्राड भी गए थे, रक्षा की वहां पे जाके उन्होंने वहां से एक तरह से 6-7 महीने पहले लेके भी गए थे। अब भारत के अंदर इंडिजिनस ये सब वॉरशिप्स बन रही है। भले ही हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लें या हम फ्रिगेट्स की बात कर लें या हम अगर देखा जाए सबमरीन्स की बात कर रहे हैं। देखिए, एक और एक न्यूज़ आया है कि भारत की जो मैरीगन डॉक्स है, उसको बोला गया है कि आप 70,000 करोड़ के अंदर जो आप न्यूक्लियर सबमरीन्स जर्मनी से मंगाना चाहते हो, वो आप मंगा लीजिए। उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि जर्मनी जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स है, उसकी टेक्नोलॉजी देगा भारत को, तो भारत के इंडिजिनस इसके अंदर निर्माण होगा। देखिए, भारत के अंदर अगर ये निर्माण होता है, तो बहुत सारे एमएसएमईज़ को जॉब्स मिलता है और एमएसएमईज़ जो रहते हैं, इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, जॉब्स भी जनरेट किया जाता है। बताया जाता है कि ये 2 जो स्टेल्थ फ्रिगेट बने हैं, उसके अंदर शायद 200 एमएसएमईज़ ने इसके अंदर योगदान दिया है और 10,000 जॉब्स जनरेट हुए हैं। तो ये एक तरह से आप देखिए कि इंडिजिनाइज़ेशन होने से हम डिज़ाइन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, एग्ज़ीक्यूशन से लेके, कमीशनिंग तक हम सब काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने एक तरह से 75,000 करोड़ भी ऑफ़र किया है, जिसमें उन्होंने देश के अंदर पोर्ट की फैसिलिटी हो, शिप बिल्डिंग की फैसिलिटी हो और शिप रिपेयर की फैसिलिटी हो, वो सब डेवलप करने के लिए उन्होंने ईयरमार्क कर लिया है। तो जी। ये बताता है कि भारत सरकार बहुत तरीके से एक तरह से बहुत ये जो डिफेंस जो फंड एलोकेशन हुआ है, इससे सीरियसनेस मालूम पड़ता है, प्रायोरिटी मालूम पड़ता है कि कितना वो अपनी कोस्टल लाइन को अहमियत देता है। अभी हम ओशन क्रूज़ की बात कर रहे हैं, आप देखिए भारत ने अभी महासागर प्रोग्राम भी उन्होंने अनवील किया था। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, मतलब इंडियन ओशन रीजन में जो भी है, सबकी सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए भारत कार्यरत है। और जभी भी तो मैं अगर कोई यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि चाइना जो है वो भी अपनी प्रेज़ेंस को काफ़ी बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, ग्वादर पोर्ट और ये सारा कुछ सारी चीज़ें सामने हैं। तो क्या भारत की जो ये स्ट्रैटेजी है, क्या ये इसको हम एक काउंटर स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं, जिस तरह से भारत जो है अपना नेवी का जो ये नेवल बिल्टअप है वो सब कर रहा है? देखिए, भारत एक तरह से अपनी रीजन में अपना एक तरह से वर्चस्व बढ़ा रहा है। फॉर लॉन्ग हमने अपने कोस्ट को इग्नोर भी किया था। ये हुँ। मोदी सरकार आने के बाद हमने देखा कि कैसे जो कोस्टल थिएटर कमांड बना है अंडमान में, वो हमने देखा। निकोबार के अंदर 72,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं। सिमिलरली हम लक्षद्वीप में भी एक नेवल कमांड बनाने वाले हैं, जहाँ पे भी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब ऐसा है कि आपके जब फ्रंट बेसेस बनते हैं, तो आपके पास फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स रहना ज़रूरी है, जो आपकी जो कोस्ट लाइन है, उसको सिक्योर कर सके।
देखिए, हाँ। मुंबई अटैक्स भी हुआ था जब हमने देखा था कि कराची से मुंबई एक फिशिंग ट्रॉलर में टेररिस्ट आए थे और उन्होंने मुंबई में आके एक तरह से वहाँ पे 166 लोगों को मार दिया था और एक तरह से 6 से 7 दिन तक वो चला था। कहीं न कहीं उस समय भारत के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको समझ में आया कि हम अपने कोस्ट का ध्यान ही नहीं रखते। तब से हुँ, थोड़ा चेंजेस हुआ है और ये एक्सपर्टाइज़ हुआ है मोदी सरकार आने के बाद। मोदी सरकार ने एक तरह से इसको वॉर फुटिंग पे काम किया है और उन्होंने एक नेवल डॉक्ट्रिन भी बनाई है, जिसमें वो हमारे जो सी एसेट्स हैं, उसको सेफगार्ड भी कर रहे हैं। देखिए, जी। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे जो कोस्ट में जो हमारी सैंड है, उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी है, जैसे मोन्ज़ोनाइट है। मोन्ज़ोनाइट से थोरियम एक्सट्रैक्ट होता है और अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें भारत ने थोरियम रिएक्टर भी बना दिया था, जिसमें हुँ, 200 ग्राम्स का अगर थोरियम अगर उसको दे दिया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलरली स्मॉल ब्रीडर रिएक्टर बना दिया जाता है, 200 ग्राम थोरियम से 14 साल तक पूरी लोकेलिटी को आप बिजली दे सकते हैं। जो ये हमारे थोरियम रिजर्व्स है, जो हमारे कोस्ट में पाए जाते हैं और उससे पहले यूपीए रूल में बताया जाता था कि उन्होंने 60 लाख करोड़ का थोरियम स्कैम किया था, जिसमें भारत की जो कोस्ट लाइन से ये जो रेडियो एक्टिव सैंड है, उसको ट्रकर्स और ट्रॉलर्स में भर के पोर्ट के द्वारा चाइना भेजा गया। देखिए, भारत के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है और ये सब चीज़ हमारी जो ये खनिज संपदा को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये सब जो फ्रिगेट्स है, ये सब इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। जी। तो अब हम इस डेवलपमेंट और हम सब देख रहे हैं कि भारत जो है इंडियन ओशन में काफ़ी तेज़ी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। तो क्या इस डेवलपमेंट के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के जो किरदार है उसमें फिट हो रहा है? देखिए, भारत तो एक तरह से उन्होंने पोज़ीशन भी कर दिया। मोदी जी ने इस बार मार्च में मेरे ख्याल से मॉरिशस में महासागर का अनावरण किया था, जिसमें उन्होंने बोला भी था कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा, तो हम आपके लिए खड़े हैं। अभी वो सोचिए कि फिजी जो इतना दूर है, अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास में, वहाँ पे भी अटलांटिक में भी भारत ने उनके साथ भी मैरीटाइम कोऑपरेशन और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। फिजी के जो प्रधानमंत्री है वो कल भारत में थे। तो भारत अपना जो फ़ोकस है, वो इंडियन ओशन रीजन से बढ़ा के पैसिफिक और अटलांटिक में भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं भारत सिर्फ़ अपने समुद्री एरिया नहीं, उसका अभी जो स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा तक बढ़ चुका है। ओके और हम अगर उमेश जी ये समझें कि भारत की अगर हम आत्मनिर्भर जो हमारा अ, भारत का इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मोदी का उसमें हम डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हम देख रहे हैं कि काफ़ी फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इसके बाद हम क्या ये समझ सकते हैं उमेश जी कि एक सस्टेनेबल डिफेंस इकोसिस्टम हम बना पा रहे हैं? डेफ़िनेटली हम बना पा रहे हैं। ये देखिए, जिस हिसाब से आप देख ही सकते हैं, मैज़ेगन डॉक्स हो या गार्डन रीच हो या हिंदुस्तान शिपयार्ड हो या कोचिन शिपयार्ड हो, ये सब इन पब्लिक सेक्टर जायंट से बहुत सालों से सोए हुए थे। सडनली मोदी सरकार के आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये कैसे इनके अंदर रोज़ हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है, सबमरीन्स की बात हो रही है। हर हर 15-20 दिन में आप देखिए कुछ ना कुछ एक वॉरशिप निकल के आता है, उसको कमीशनिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने वॉर टाइम की स्केल पे ये सब एक तरह से यहाँ पे अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर कार्यरत है। देखिए, नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाने से मतलब नहीं है, उसके अंदर मिसाइल्स, उसके अंदर उसके रेडार सिस्टम, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगते हैं, उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सारे टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉरशिप बना रहे हैं, प्लेन वॉरशिप। उसके साथ क्रेडिबल मिसाइल सिस्टम्स की भी आपूर्ति कर रहे हैं। आपको मालूम है लखनऊ में मई 12 को योगी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसका उद्घाटन किया है। वो बताते हैं कि 1 साल में कम से कम 125 से 120 100 150 मिसाइल तक बना सकते हैं और ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड मिसाइल डेवलप प्रोडक्शन फैसिलिटी शायद हैदराबाद में भी आ सकती है। भारत अभी ब्रह्मोस नहीं, ब्रह्मोस 2 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक स्पीड रहने वाली है। और ब्रह्मोस वही मिसाइल है जिसने नूर खान एयरबेस में बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो अमेरिकन स्टोर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको तबाह कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान 20-22 दिन तक दहल रहा था, कंटिन्यूअस भूकंप आ रहे थे।
ऐसा इसका जलवा है। और 300 अगर ब्रह्मोस हमारे साथ अगर रेडी रहते हैं फायर करने के लिए, तो दुश्मन का खत्म होना लाज़मी है, उसको कोई नहीं बचा सकता। ओके, तो लेकिन उमेश जी एक बात ये, हम जब इन सारे प्रोडक्शंस और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट को लेकर ये बात आ जाती है कि कभी अभी भी हम कंपोनेंट्स को लेकर अभी भी डिपेंडेंट है, तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हम कब हो रहे हैं? देखिए, अभी जो आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी बन रही है, उसमें 80% कंपोनेंट लोकलाइजेशन हो चुका है। सिर्फ 20% सिस्टम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी जो आगे न्यूक्लियर सबमरीन की भी बात हो रही है, वहाँ पे भी हमने शर्त रखी है जर्मनी को कि आपको हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी हम से ये सबमरीन भारत के अंदर बनाएँगे। और वो कंसल्टेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। जो अभी 80% है ना, कल 85% हो जाएगा लोकलाइजेशन। ये धीरे-धीरे 100% होगा। नहीं वो तो है, धीरे-धीरे होगा, लेकिन भारत के अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, इंडियन ओशन में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो क्या भारत का जो ये मूवमेंट है, भारत को ऑफ़िशियली ब्लू वाटर नेवी सुपर पावर क्लब में डाल देता है? ज़रूर, और क्या चाहिए आप बताइए? वन ऑफ द बिगेस्ट नेवीज़ इन द वर्ल्ड, जिसके पास तो 3-3 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो है, तीसरा प्रोडक्शन में है। और भी आप देख रहे हैं कि हम अपनी नेवी को बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार यहाँ पे हमारी जो ब्लू वाटर इंटरेस्ट है, उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, हमारे फिशरीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे देखिए, सिर्फ़ मैं ये बता रहा हूँ कि जो सिर्फ़ खनिज और उत्पादन ही हमारी हमारे प्रेशर नहीं है। जो इकोसिस्टम है हमारा, मराइन इकोसिस्टम, उसको भी बचाना ज़रूरी है। और उसके लिए भी आपको आपके ये शिप ज़रूरी है, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट फ़िशिंग ना हो सके। चाइनीज़ वाले क्या करते हैं, वो अपने एरिया में फ़िशिंग नहीं करते हैं। मतलब वो दूसरे के एरिया में जाते हैं और वहाँ से वो पूरा फ़िश उठा के रखते हैं, जिसके कारण वहाँ की इकोलॉजी खराब हो जाती है। तो उसको भी बचाने की ज़रूरत है। और अभी उमेश जी जी, 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 आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक अंतिम सवाल मैं आपसे और पूछूँगी। जी। एक चीज़, अभी एक सैटेलाइट इमेज भी आया है, जिसमें बताया जाता है कि भारत के साइड में ज़्यादा जो कश्मीर है, उसके अंदर इतने पेड़ हैं कि पूछिए मत। और अगर हम बाउंड्री पार देखते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर टिम्बर माफिया ने वहाँ पे पेड़ काट के एक तरह से वो पूरी ज़मीन को बेजान कर दिया है, जिसके कारण आप रिपीटेडली फ्लड्स देखते हैं। ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। ये मैं एडिशनल ऐड करना चाहता हूँ। क्या कितना सेंसिटिव है इंडिया अपनी इकोलॉजी के लिए। एब्सोल्युटली, वो तो ख़ैर पाकिस्तान से तो क्या ही कंपैरिज़न है, पाकिस्तान के पास तो जो चीज़ जाती है वो उसको एकदम तबाह-ओ-बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि भारत की ज़मीन जो कभी भारत की हुआ करती थी, आज पाकिस्तान के नाम से है, तो तबाह-ओ-बर्बाद है। लेकिन उमेश जी क्या हम इंडियन ओशन रीजन में नेवल आर्म रेस की ओर तो नहीं जा रहे हैं? देखिए, मेरा आपकी बात सही है। आपने ये बता रहे होंगे कि पिछले दिनों चाइना ने पाकिस्तान को हैंगर क्लास सबमरीन दी थी। तो होना ही है, एक तरह से पाकिस्तान भी अपनी क्षमता बढ़ाएगा, पर वो कितनी बढ़ा सकता है, वो देखने वाली बात है। तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी 370 बिलियन की है, हमारी 4.2 ट्रिलियन है, और 7% की ग्रोथ रेट से हम 300 बिलियन इस साल ऐड करेंगे। तो 4.2 प्लस 300 बिलियन तो 4.5 बिलियन हो जाएगी। तो डिफरेंस वहाँ पे है। और पाकिस्तान का तो ग्रोथ रेट 2% है, और वो भी भरोसा नहीं है कि उनके ऑफिशियल फिगर सही है क्या गलत है। मेरे ख्याल से तो डी ग्रोथ में जा रहा है। ओके। तो बड़े डेवलपमेंट्स के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए थे। आईएनएस उदयगिरि, आईएनएस हिमगिरी दोनों ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ जो बड़ा टारगेट रखा है 300 ब्रह्मोस मिसाइल को एक साथ छोड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो 2020-30 तक भारत के पास रखने का वो टारगेट है। ये बड़े अपडेट आज हमने चर्चा में शामिल किए और उमेश जी हमारे साथ रहे। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।